इन दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जीएस प्लस करंट की ये है प्रैक्टिस टेस्ट 3। आइए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घुटनों को मोड़कर मैंने रोटी मांगी और इसके बदले पत्थर मिला। ये गांधी जी का कथन था। किस आंदोलन के दौरान था? इसका सही उत्तर है दांडी मार्च। देखिए 1930 में शुरू हुआ था, आपको पता होगा। 12 मार्च 1930 को दांडी आपके साबरमती, जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी दांडी के लिए। ठीक है, और अंतिम पड़ाव जो था वो नवसारी था। ये भी आपको याद रखना है। अंतिम पड़ाव जो था वो क्या था? नवसारी था। ठीक है, तो ये यात्रा में महात्मा गांधी ने क्या था, इसको शुरू करने से पहले वायसराय को पत्र लिखा था। वायसराय को पत्र लिखकर कहा था कि आपका जो ये बहुत ही सख्त नमक कानून है, जिसमें आप हमारी नमक बनाने की आज़ादी को छीन रहे हैं, इसको आप बंद करो, और नहीं तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दूंगा। तो वहाँ से जब उनका जवाब आया, तो वायसराय का जवाब बहुत ही विपरीत जवाब आया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो क्योंकि ये नमक कानून जो था गरीबों के शोषण के लिए था, तो इस जो ये उन्होंने पत्र लिखा था, इस पत्र पर वायसराय का रूखापन था। रूखापन था, मतलब नेगेटिव जवाब उनका कुछ आया था। तो उस पर, उसके जवाब में गांधी जी ने टिप्पणी करी थी कि घुटनों को मोड़कर मैंने रोटी मांगी और इसके बदले मुझे पत्थर मिला। ठीक है, तो ये दांडी मार्च के दौरान किया था, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने फतुल मुजाहिदीन लिखा था? ये लिखा था आपका टीपू सुल्तान ने। ठीक है, ये किताब इन्होंने अपने शस्त्रों के बारे में लिखी थी, जो इनके आग्नेय शस्त्र थे उनके बारे में, और इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने 1792 में कैसे उन्होंने अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने शेर? आप सबको पता होगा, इसमें 4 शेर हैं। ठीक है, 3 पीछे आगे हैं, 1 पीछे की तरफ है, और जो ये एबेकस है। और एबेकस पे आपको ये भी याद रखना है कि एबेकस पे आपके 4 जानवर दिखते हैं, तो हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। ठीक है, यहाँ पर आपका शेर है, यहाँ पर बाघ नहीं है, टाइगर नहीं है, यहाँ पर शेर है, लायन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये है आपका बिहार। भीमबंध लेक भी है, वो भी आपकी बिहार में है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, करंट न्यूज़ में था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं? आप सबको पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यह है 65। ठीक है, अभी इसको बढ़ाने की भी, अभी हाईकोर्ट के जज को की आयु बढ़ाने के लिए भी 114वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, लेकिन फिर वो पुरानी लोकसभा खत्म हो गई, तो वो वहीं पर ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि आर्टिकल 124 का 2, आर्टिकल 124 का 2 ये हमें ये बताता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी जो उम्र है वो 65 साल तक का रह सकती है। अगर वो इस्तीफा वगैरह ना दे के उससे पहले छोड़ना चाहें तो अलग बात है, अन्यथा वो 65 साल की उम्र तक का रह सकते हैं। और आपका आर्टिकल 217 जो एक है, वो आपका हाई कोर्ट जज की उम्र बताता है, वो कितनी है? 62 साल। ठीक है, अब आपको एक महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि 15वां संविधान संशोधन, 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो था 1963, उसके तहत जो हाई कोर्ट जज है उसकी उम्र 60 से 62 की गई थी। पहले 60 थी, तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 60 से 62 किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो कि 545 है, इसमें किस वर्ष तक बदलाव नहीं किया जा सकता? ये है आपका 2026 तक। तो 2021 की जो जनगणना होगी उसके अनुसार 2026 में फिर ये संख्या बदली जाएगी। तो अभी फिलहाल 2026 तक नहीं बदली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्या आपको पता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? यह आप सबको पता होगा, 42 संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी आप सबको पता होना चाहिए। ये है 61वां। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं, बरसाती क्वेश्चन है, बरसात की तरह आते रहते हैं। पिपली घाट दर्रा किस प्रतिभाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा ये अरावली की जो श्रृंखला है उसमें है, पीछे की तरफ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपको पता है? लूनी नदी एकमात्र नदी है, लूनी नदी। फिर अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी खोजकर्ता, इसको सही कर लीजिएगा, ये वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली था। ठीक है, ये आपका पुर्तगाली था, गलती से हो गया। तो वास्को जो फ्रांसीसी खोज करता था, ये सॉरी वास्को डी गामा जो है ये आपका पुर्तगाली था, ये आपको याद रखना है। तो पुर्तगाली खोजकर्ता, इसको आप पुर्तगाली पढ़ लीजिएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरे थे? जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार ये कप्पड़ बीच पे, कप्पड़ का जो आपका बीच है, कप्पड़ बीच है केरला के कोझिकोडे में, वहाँ पर ये उतरे थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडी वॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। तो एक तरफ आपका ये काउंट डी लाली था, और एक तरफ आपका आयरकूट था। इसको मैं हिंदी इंग्लिश में लिखता हूँ, आयरकूट। ठीक है, पहले तो इसने
अटैक करके कुछ कब्जा वब्जा कर लिया, काउंटी लाली ने जीत गया था, लेकिन बाद में आयरकुट ने पलटी मारी और पूरा का पूरा इसको हरा दिया, तो पूरा वन डी वॉश, पूरा वॉश आउट कर दिया। ठीक है, ये कब हुआ था? 1760 में। तो आपको याद रखना है, इसको कार्नाटिक युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड कार्नाटिक युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करके स्वदेशी रॉकेट के साथ पहला उपग्रह लॉन्च किया? ये किया आपका दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने, उत्तर कोरिया भी आ सकता है, दक्षिण कोरिया ने ये काम किया है, नूरी। अगला अंतिम प्रश्न है, 200 मीटर दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई? ये बन गई धनलक्ष्मी। ठीक है, तो ये अलमाटी कजाकिस्तान में, ये आपको याद रखना, अलमाटी जगह भी याद रखनी है, ऐसी जगह भी महत्वपूर्ण होती हैं। अलमाटी कजाकिस्तान में, KZK लिख देता हूँ, कजाकिस्तान में, वहाँ पर एक कुछ एथलेटिक्स ओपन श्रृंखला चल रही थी, उसमें ये धनलक्ष्मी ने रिकॉर्ड बनाया है, ये तीसरी सबसे तेज़ महिला धावक बन गई है। पहला और दूसरा कौन है ये आपको खुद चेक करना है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही, अगला सीरीज हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।